बात करेंगे कि क्या आज के दौर में सोशल मीडिया बेलगाम हो गया है। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के समय पीएम मोदी ने एक बेहद जरूरी वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में करोड़ों की तादाद में लोगों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन यह वीडियो अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से हटा दिया गया। इसे लेकर भारत में खूब हंगामा हुआ। सरकार ने सख्ती दिखाई तो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांग ली। कंपनी ने यह भी माना कि डीप फेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी ये बड़ी चूक है। आज की बहस में सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या पीएम मोदी का वीडियो संदेश हटाना संयोग था या प्रयोग था। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो पीएम का वीडियो हटाने के मामले में जुकरबर्ग की तरफ से माफी मांग ली गई है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सीएसएएम, डीप फेक और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई खामियों पर अपनी क्षमा याचना की। सवाल है कि क्या माफीनामे से यह विवाद थम जाएगा। मेटा पर सरकार की सख्ती का असर। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी। मार्क जुकरबर्ग की इस माफी को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर चल रही बहस के बीच मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री यानी सीएसएएम, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई खामियों पर माफी मांगी। मार्क जुकरबर्ग ने स्वीकार किया है कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर सीएसएएम, डीप फेक कंटेंट और संचालन से जुड़ी कुछ गंभीर कमियां सामने आई थी। उन्होंने इस मामले पर खेद जताते हुए कहा कि कंपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सरकार के साथ हालिया बातचीत के दौरान उन्होंने इन मुद्दों पर खेद जताया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब संसदीय समिति पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में मेटा पर सख्त रुख अपना चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा से कड़ी नाराजगी जताई थी। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा था कि यदि ये तकनीकी गलती थी तो ये बेहद गंभीर है और यदि जानबूझकर किया गया तो ये प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास माना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर युवाओं के नाम एक वीडियो पोस्ट किया था कि मामलों में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद मेटा ने यह पोस्ट हटा दी। बाद में कंपनी ने पोस्ट फिर से बहाल कर दी और कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ था। मेटा ने इस पर माफी भी मांगी, लेकिन आईटी मंत्रालय ने कंपनी की सफाई को संतोषजनक नहीं माना। पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में क्रोनोलॉजी की बात करें तो 23 जुलाई को पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट किया था। 28 जुलाई को मेटा ने वीडियो हटा दिया। 28 जुलाई को आईटी मंत्रालय की तरफ से मेटा से जवाब मांगा गया। 4 अगस्त को मेटा के अधिकारियों ने आईटी सचिव से मुलाकात की। 5 अगस्त को संसदीय समिति ने जुकरबर्ग को माफी मांगने के लिए कहा। अब जुकरबर्ग की माफी आ गई है। मार्क जुकरबर्ग की माफी के बाद निगाहें संसदीय समिति की अगली प्रतिक्रिया पर रहेंगी। ये देखना होगा कि समिति इस माफी को पर्याप्त मानती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मामले में अलग से व्यक्तिगत जवाबदेही की मांग जारी रखती है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और सेफ हार्बर संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी आगे बहस तेज रहने की संभावना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज के मेहमानों का परिचय आपसे करवा दूं। बीजेपी से अनंत अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। अंश वत्स कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षर दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। अनंत अमित, शुरुआत आप ही से करते हुए सवाल बहुत सीधा है कि पीएम का वीडियो हटाना संयोग माना जाए या प्रयोग माना जाए, और चूंकि मेटा ने माफी मांग ली है तो क्या ये मामला यही खत्म माना जाए या अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भी है सरकार? क्या प्लानिंग है? देखिए पयोधी जी, जिस तरीके से 23 तारीख के बाद जो घटना घटी, वो एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है मेटा, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। और जिस तरीके से हमारे संसदीय कमिटी ने उनको 3 दिन का नोटिस दिया था, 3 दिन के नोटिस के बाद, चूंकि हमारे आईटी मिनिस्टर भी जिस तरीके से आईटी से आते हैं, आईटीएन है वो, उसके बाद उन्होंने आईएएस किया, उसके बाद तो उनको एक एक चीज की जानकारी होती है। और जिस तरीके से आपने देखो, कमेटी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने 3 दिन का समय दिया था। और उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है कि मेटा जैसी कंपनी
भारत के प्रधानमंत्री से माफी मांगता है, लेकिन ये जांच का विषय है कि ये संयोग था या प्रयोग था। निश्चित तौर पे देश की जनता भी जानना चाहती है। और उन्होंने अपने माफीनामे में प्रभु पयोधी जी लिखा है कि एक कंटेंट को विस्तार को बढ़ाने के लिए जो हमें पैसे मिला था, उसके वजह से उनको हमने बढ़ाने का काम किया था, ये भी उसमें लिखा गया है माफीनामे में। और जिस तरीके से कल ग्लोबल हेड आकर आईटी मिनिस्टर से मिलकर अपनी माफीनामा देता है और लिखित माफी मांगते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे जैसे देश को इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से माफी मांगती है, सरकार से माफी जो बात मांगती है। आप मेंशन कर रहे हैं उसमें ये लिखा गया कि किसी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए जो बड़ी रकम दी गई, वो खर्च की गई, जिससे अवैध कंटेंट जो है उसे प्रमोशन मिला, ये बात उसने माना, आपने भी मेंशन किया। तो मेरा सवाल ये है इस पर, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो जो पैसा है, वो फंडिंग है, वो क्या थी और वो कंटेंट क्या था। तो क्या अब ये और गंभीर विषय नहीं बन गया है? उनके पत्र के बाद जिस तरीके से पत्र मिला है और आईटी मिनिस्टर ने उसके बाद चर्चा की, और चर्चा के बाद मुझे लगता है कि सरकार इसकी भी जांच करेगी, और जो उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से दिया है ये निश्चित तौर पे जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारे पैसों से करोड़ों रुपए की इनकी इतनी बड़ी कंपनी बढ़ के खड़ी हुई है, हमारे देश के करोड़। और यदि हम तो कह रहे हैं कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है, एफआईआर की बाढ़ आ जाती और मेटा को सलाखों के पीछे जाना पड़ता, उनको तो माफी मांगना ही था। और चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था से साथ जुड़ा हुआ है ना, 4 घंटा माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअरशिप है, तो निश्चित तौर पे फॉलोअर्स को भी तो ये लगता है ना। और ये पूरी, मुझे तो लगता है कि पयोधी जी, ये पूरी साजिश थी और साजिश का पर्दाफाश भी होगा। जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगा है, माफी के बाद उस पर जांच भी होगी, और जांच में मुझे लगता है कि कार्रवाई भी सरकार करेगी। ठीक है। अंशवत्स, विपक्ष की तरफ से भी कई बार ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिसमें यह कहा गया कि कंटेंट के साथ छेड़छाड़ होती है और इस तरह से एल्गोरिदम को देखकर ही कंटेंट को आगे प्रमोट किया जाता है। पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री का वीडियो कई घंटों के लिए गायब हो जाना, इसको विपक्ष कैसे देखता है? नहीं, देखो, चिंता का विषय तो ये भी है कि जब तमिलनाडु में शपथ ग्रहण था विजय थलापति का, तो उस समय पर राहुल गांधी जी की वीडियो को भी हटा दिया गया था। उसमें तो सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सरकार ने संज्ञान इस पे नहीं लिया कि कैसे सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसके तहत जो है उन्होंने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको ये कहा कि भाई हम जो सरकार की आलोचना करेगा उन वीडियोस को हम हटाने का काम करेंगे, आप ये वीडियोस मत करिए। अभी आपको याद होगा इसी जंतर मंतर पे प्रदर्शन के समय पे कैसे जो है दिल्ली पुलिस ने चुन चुन के उन सबको कहा कि आप ये वीडियो हटाइए, आप ये वीडियो हटाइए, वीडियो हटाइए। आपने कैसे जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि अपने लोगों को जारी करके कि आप जंतर मंतर पे नहीं जा सकते, अगर आप जाएंगे तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी तो यहाँ पे भी दिखती है ना सरकार की। अगर सरकार जो है फ्री एंड फेयर बातें पे बात करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है, तो हर एक मसले पे बात होनी चाहिए। मतलब सच्चाई क्या है कि इनको सोशल मीडिया से परेशानी इसलिए, उनको चाहे मेटा हो, फेसबुक, ट्विटर, उनसे परेशानी इसलिए होती है, मैं आपको बताता हूं। तभी तो आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है विधानसभा में कहा था उनको भाड़े के टट्टू जो उनसे सरकार से सवाल पूछते हैं। पता है क्यों? पयोधी ये इसलिए उनको होता है क्योंकि जब मोदी सरकार जो 12 साल में 6,000 करोड़ रुपया मेन स्ट्रीम मीडिया पे पैसा खर्च करती है ना आर्ट्स के लिए, योगी सरकार 2.3 करोड़ रुपया हर रोज खर्च करती है, तो उनका वो प्रोपेगेंडा चल नहीं पाता है। अभी इन्होंने यहाँ पे जंतर मंतर की बात की, जंतर मंतर पे उस प्रदर्शन को जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले शुरुआत में तो गायब रखा, 20 जुलाई की मैं आपको कई क्लिप्स दिखा सकता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया के। उन्होंने कहा कि अरे वहां पे तो 50 आदमी है, अरे वहां पे तो कोई भी नहीं है। फिर वहां पे जो जनसैलाब आया, उस जनसैलाब को जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, उसको सोशल मीडिया ने उठाने का काम किया। इस वजह से मोदी सरकार को शुरुआत से जो है सोशल मीडिया से कमी रहती है। वो मुद्दे ये सोशल मीडिया उठाता है, चाहे अरावली मुद्दे की बात हो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्वतः संज्ञान लेने का काम किया, या फिर आप बात कर लीजिए कि कैसे इनकी सरकार की पोल खोलने की बात हो, या फिर वो बात हो कि कैसे मोदी जी के पुराने बयान जो है सोशल मीडिया पे आज भी वायरल हो जाते हैं। कैसे उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जी के टेबल के पहले नीचे से पैसा लेने वाला बयान को कोट करते थे, आज आपने उनको ही सीएम बना दिया। तो सारे बयान जो सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं, वो एल्गोरिथम ऐसा बन जाता है। तो उन्हीं सब बातों की वजह से उनको सोशल मीडिया पे जो है 26 जुलाई 1975 को प्रेस पे जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने का काम सरकार ने किया था, और 20 तारीख के बाद पयोधी जी से पूछिए कि पूरे हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक का मीडिया में जिस तरीके से जंतर मंतर को दिखाया, 4-4 पेज अखबारों का छपा हुआ था पूरे फोटो के साथ। नहीं, अब मैं बताता हूं, अब सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, मैं बताता हूं आपको। यूपी में एक पत्रकार था, उन्होंने मिड डे मील को दिखाने का काम किया, आपकी योगी सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये अभिव्यक्ति। अरे उसका नाम बोलिए ना, सुन लीजिए प्लीज, ऐसे बीच में अब आपने काउंटर किया है, वो जवाब दे रहे हैं, सुनिए।
सुनिए सुनिए। अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक आपके यूपी में एक और व्यक्ति थे, उन्होंने जो है सड़क की जो दुर्दशा थी योगी सरकार में, उन पे उन्होंने वीडियो बनाया, जो है उस पे योगी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। आप आ जाइए जम्मू कश्मीर में, एक पत्रकार ने जो आपकी सरकार से सवाल पूछ लिया, आपके एलजी थे, उन्होंने उनके घर को बुलडोज कर दिया। अभी व्यक्ति की आजादी पे और बात करें तो मेरे पास ऐसा और सारे उदाहरण है। तो अभी व्यक्ति की आजादी पे यहाँ पे बात मत करिए। सच्चाई क्या है कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया ना, उसने लगातार आपसे वो सवाल पूछे जो उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाने का काम नहीं किया। मैं अंशवत्स, अच्छा उनका ठीक है, मैं इस पर आपसे काउंटर मुझे लेना था। हाँ अंश, मेरा काउंटर आपसे ये था, सुनिए आपकी पूरी बात मैंने सुनी, बात इंटरनल पॉलिटिक्स और बात इसकी तो हो ही नहीं रही। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या ये मैटर उतना ही सेंसिटिव आप लोगों के लिए नहीं है? हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी की भी तो बात करते हैं ना इसमें। अब आप ये कह रहे हैं कि ये वाला वीडियो उन्होंने हटाया, ये वाला वीडियो हमने हटाया। सिर्फ एक बात, देश के प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैसेज है जो कई घंटों के लिए गायब हो जाता है, तो उस पर स्टैंड विपक्ष का भी तो होगा ना, आप भी हो सकते थे वहां पर। मेरा बेसिक सवाल था ये। नहीं, देखिए मैंने साफ कहा कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ना कि इस प्रधानमंत्री की वीडियो, क्या नेता विपक्ष की वीडियो का कोई महत्व नहीं है? इस देश के प्रत्येक उस नागरिक की वीडियो का कोई महत्व नहीं है जिसने सरकार से सवाल पूछने का काम किया? उस व्यक्ति की वीडियो का कुछ नहीं, या उस वीडियो का कुछ नहीं कि जिसने सरकार को आईना दिखाने का काम किया, उस वीडियो का कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी आके फ्रेंड्स करेंगे और उनके प्रवक्ता और नेता आके यहाँ पे टीवी डिबेट्स में बैठकर उनको दंगाई कहेंगे, तो आप यहाँ पे उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? कौन सुनना चाहता है प्रधानमंत्री की मोदी जी की वीडियो को? आप बताइए। वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके वीडियो को, उनके झूठ को कौन सुनना चाहेगा? लेकिन आप सबसे ज्यादा सुना गया अंश, सबसे ज्यादा सुना गया। मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है और मैं मानूं, पर सुनिए दुग्गल साहब हमारे साथ हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे एल्गोरिदम के बारे में सारी चीजें, उनसे मैं पूछूंगी। मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि आप ये कहते हैं भाई कि किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट जो माहौल खराब कर सके, उस कंटेंट को हटाने का पूरा अधिकार होता है। कोई ऐसा कंटेंट, कोई हेट स्पीच जो किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत करे, ऐसा कंटेंट हटाने का अधिकार होता है। अगर पीएम के उस पर्टिकुलर वीडियो की मैं बात करूं, तो क्या उसमें आपको यह लगता है कि वो वीडियो ऐसा था कि वो माहौल खराब कर रहा है? क्या वो वीडियो ऐसा था कि वो किसी की भावनाओं को आहत कर रहा है? क्या वो वीडियो ऐसा था कि वो वीडियो दंगे भड़का देता? बस ये सवाल मेरा। पयोधी जी, हाँ पयोधी जी, मुझे आप एक चीज बताइए। पहली बात तो यहाँ पे आपने कहा कि माहौल खराब कर रहा है, ऐसा कोई वीडियो, मतलब एक वीडियो और सोशल मीडिया पे आ जाएगा वो माहौल खराब कर देगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले नेता जो 2024 में लोकसभा चुनाव में निकले, उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया, उससे माहौल खराब नहीं हुआ। आपने यहाँ पे कहा कि उसको एल्गोरिथम, उन सब चीजों को लेके कि मोदी जी की वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया। एक सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के माध्यम से मोदी जी के जो है आधे से ज्यादा फॉलोअर्स, अगर मैं राजनीतिक बयानबाजियों की लिस्ट निकालूं ना, पक्ष और विपक्ष दोनों की, तो फिर सबको सोचना पड़ेगा। ये मैं अनंत अमित को भी कह रही हूं। अगर मैं इन बयानों की लिस्ट निकालूंगी ना, अगर मैं चुनावों में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानों की लिस्ट निकालूंगी ना, तो पूरी चर्चा कम पड़ जाएगी, पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप लिस्ट निकालिए, एक लिस्ट में भी आपको दिखाता हूं। टॉप 10 नेताओं में से 6 नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कि संवैधानिक पद पे बैठे बड़े बड़े पद पे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी टॉप पे है, योगी आदित्यनाथ जी उसमें सबसे ज्यादा आते हैं, अमित शाह जी उसमें आते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा उसमें आते हैं। टॉप 10 में से 6 भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संवैधानिक पद पे है और खुल के कहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ठीक है, इस पर 10 सेकंड का जवाब दीजिए, विजय राठी के पास जाना है मुझे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं कपड़ा देख के लोगों को पहचान, मैं ये चाह रही हूँ एक लार्जर पर्सपेक्टिव से इस पे चर्चा कीजिए और ये देखिए कि ये जो अभी सत्ता पक्ष के साथ हो रहा है, कल को विपक्ष के साथ होगा। आप ये मान लीजिए आप वहां बैठे होंगे तो आपके साथ भी होगा। तो क्या इस पर एक कॉमन थिंक टैंक या कॉमन फ्रेमवर्क की जरूरत है जिस पर सबका साथ होना होगा? किस दिशा में सोचिए, मैं आ रही हूं। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वीडियो डिलीट हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उस नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के वीडियो पे भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो डिलीट हो गया वो बहुत बात है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। की भी वीडियो का भी जो पे बात है। पयोधी जी, अभी मित्र ने बताया कि 10 लोगों में टॉप 6 में भारतीय जनता पार्टी के नेता निश्चित तौर पे होंगे ना। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है और इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी जिस तरीके से बात करते हैं, और जब बात करते हैं देश की और विदेश में बात करते हैं भारत का लोग, भारत की आलोचना करते हैं, वहां पे देश विरोधी लोगों से मिलते हैं, इनका वीडियो लोग देखेंगे। वो तो भाजपा का वीडियो, सम्मान करते हैं। आप हिंदू मुसलमान तो इस देश में कांग्रेस ने किया आजादी के बाद,
मुसलमानों को अलग अलग देश अच्छा, बनाने का जितना 80-20 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कपड़ा देख के लोगों को पहचान लेते धर्म हैं, के आधार पे बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी तो उस समय थी भी नहीं। इस देश में धर्म की राजनीति, जात की अच्छा, राजनीति यहाँ पे प्रारंभ किया धन की कांग्रेस पार्टी राजनीति ने किन किया। लोगों ने की है? आपको पता है जब भी ये तो 2024 पूरा में केंद्रीय इतिहास है ना, मंत्रिमंडल का इतिहास जानता है ना। अगर मैं इतिहास बताने लग जाऊं है, बस इन पे तो संगीन सुबह से आरोप शाम हो है। जाएगी कांग्रेस के शर्म आनी क्रियाकलापों। चाहिए यहाँ पे, आपको अरे शर्म आनी आप चाहिए यहाँ पे। धर्म मैं की बात ही यहाँ मत पे हिंदू करिए, मुसलमान आप वाले जात की बयान बात ही को मत करिए। करते आपकी हैं। पूरी बताइए, हम बात राजनीति कर रहे हैं कि धर्म और जात पर कैसे टिकी ज्यादा रही। दंगे जो है भारतीय जनता डिजिटल पार्टी प्लेटफॉर्म शासित में राज्यों में सुरक्षा होते हैं, की आपको शर्म आनी चाहिए जाए, अनंत सबकी जी। अपनी निजी सुरक्षा हो। आप लोग आ गए हिंदू मुस्लिम पर। नहीं वो तो नहीं, देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता योगी पार्टी जी के ये प्रवक्ता तो को मुस्लिम की प्रमोट कर रहे हैं, तारीफ करते हैं ना, ये बिना मुसलमान लिए तो बात ही नहीं करते। इनकी राजनीति शुरू नहीं होती है। विजय राठी, इतनी देर में आपने जो दोनों पक्षों की बातें सुनी, बतौर विपक्ष में आपसे भी ये जानना चाह रही हूं कि क्या स्टैंड आपको लगता है कि सरकार को लेना चाहिए? अगर माफी मांग ली गई मेटा की तरफ से और ये कह दिया गया कि एक तकनीकी दिक्कत थी, क्या यहीं तक इसे खत्म कर देना चाहिए मसले को, या अब एक जरूरत है एक सख्ती की, एक बड़ा कदम उठाने की? देखिए पयोधी जी, ऐसा है कि ये दांव उल्टा पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को हो सकता है कोई और नेता हो विपक्ष का। तो बतौर अगर प्रधानमंत्री देखें, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता से अलग हम लोग अगर देखें, तो भारत के प्रधानमंत्री की वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि ये हुआ क्यों और आगे क्या होना चाहिए। देखिए, जब ये सोशल मीडिया एक तरीके से हमारे समाज में फैला था और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इस पे पैसा खर्च किया और तरह तरह के विपक्ष के नेताओं के मीम्स और फोटो चलाए, झूठे और सच्चे। और इनके जो आईटी हेड थे अमित मालवीय, उन्होंने तो इतना झूठ इस देश में फैलाया, किसी का फोटो कहीं दिखाया। कई बार आप वो भी देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी बीच में बैठे हैं, सारे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनकी तरफ मुंह करके सुन रहे हैं, वो भी फेक था। बहुत सारे ऐसे फोटो थे जो अखिलेश जी के उन्होंने लगाए, राहुल गांधी के उन्होंने लगाए, जो फेक थे। तो जब ये चीजें इन्होंने समाज में फैलाई, झूठी सच्ची चीजें, कभी जवाहरलाल नेहरू के मुंह में सिगरेट, कभी माउंट बैटन एडविना उनके बराबर में ऐसी, कभी गांधी जी की फोटो, तो ये जब तक चल रहा था तब इनके लिए बढ़िया था। लेकिन जब वही चीजें पलट करके इनके ऊपर आई, और खास तौर से जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, क्योंकि ये जो जैनजी थे ये तो पूरे टेक्निकली एक्सपर्ट है इस सोशल मीडिया में। जब भी प्रधानमंत्री जी या कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता इंस्टाग्राम खोलता था तो उन्हें जंतर मंतर की वीडियोस और रील मिलती थी। ये उससे परेशान हुए। जो इनका हथियार पहले विपक्ष के लोगों, विपक्ष के नेताओं पे चलता था, वो उल्टा असर उसका होने लगा। जब उल्टा असर उसका होने लगा तब इनको लगा कि अब सोशल मीडिया पे सेंसर लगाना चाहिए या अब सोशल मीडिया पे बैन लगाना चाहिए, उसमें कुछ काट छाट करनी चाहिए, तब इन्हें परेशानी हुई। उससे पहले इतनी भद्दी भद्दी गालियां विपक्ष के नेताओं को, लेकिन जहां तक इतने मेरी मीम्स, जानकारी है, विजय राठी, एक मिनट, विजय जी, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऐसे वीडियो को नहीं हटाया गया जिसमें रिपोर्टिंग की गई है या वहां के आंदोलन की सच्चाई दिखाई गई है। अगर कोई ऐसी भाषा है जो अमर्यादित है, जो मेटा भी अपने रूल्स में कहता है, अगर उस भाषा को हटाया जाता है तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपको भी दिक्कत नहीं होगी। भाई कल को आज प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, कल को किसी भी नेता को दी जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी चीज पे आ रहा था। मैं ये बोल रहा था आपसे कि माननीय अखिलेश यादव जी का पेज अभी कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया था। किसी सरकार के आदमी ने कुछ नहीं बोला, सस्पेंड हो गया तो जाने दो। वो क्या उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है क्या? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी वाले को लगा हो गया। अब इनकी खुद की, प्रधानमंत्री छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी मानिए, अगर उनका डिलीट हो गया तो इतने परेशान हो गए। अरे राहुल जी ने कुछ बोला था क्या? किसी ने जब विपक्ष के नेताओं की वीडियो डिलीट होती है या उनके साथ सोशल मीडिया अकाउंट पे दिक्कत होती है तो भारतीय जनता पार्टी, नियम के तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। केंद्र में तो सरकार आपकी है, आईटी सेक्टर तो आपके हाथ में, बयान राहुल गांधी देंगे क्या उस पे? अरे सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ आईटी सेक्टर, मेटा, फेसबुक तो आपके हाथ में है। बताइए, यदि श्रीमंत अखिलेश यादव जी का सस्पेंड हुआ तो उन्होंने कोई कंप्लेन करा होगा? सरकार नहीं, उन्होंने कहीं कंप्लेंट किया होगा ना? अरे गुरु, कितनी कंप्लेंट थी, सारे कार्यकर्ताओं ने किया, सबने किया, सबने कंप्लेंट अखिलेश जी ने किसको कंप्लेंट किया, ये बताइए। से कोई बयान आया? अखिलेश जी ने भारत सरकार को इसका की तरफ से कितना, कैसी गजब बात करते हो, कितनी गजब बात करते हो, कितनी गजब बात। पूरे देश में हाहाकार मचा, आपके कंप्लेंट नहीं है हमारे पास नहीं। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि आप कहते हैं कि पूरा देश जान रहा कि आपने कंप्लेंट नहीं किया, एक कागज लिख के देना आपको नहीं दिख रहा था।
लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जब आपके ऊपर बात आएगी, आप तभी बोलेंगे। आपको तभी दिक्कत हुई, आप विपक्षी पार्टी की वीडियो डिलीट करा देते देखिए हैं, हमारा सेंसर करा तो देते हैं, प्रोफेसर लेकिन साहब है, आपको लगा सबका तो साथ हमारी होगा, सबका ये कैसे हो विकास। गया? अब हम योजना तो नहीं नहीं, धर्म ये और तो जाति करेगी, देखकर तो नहीं देते हैं, ये हम तो तो योजना सभी को देते अरे हैं, और सभी के यार, लिए होता है ना। बस ये झूठ मत बोलो, कानून तो ये सबके लिए झूठ बोलो, बराबर है। धर्म और जाति तो छोड़िए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, अखिलेश जी एक के लिए धर्म अलग के से बिना तो कानून आपका बनाए, काम चलेगा विपक्ष नहीं। के लिए अलग से कानून बनाए। अरे IT नहीं, एक साल एक खत्म धर्म हो के जाए, बिना तो आपने आपका करवाए काम से चलेगा मीडिया नहीं। चला पा रहे हैं ना अखिलेश यादव? एक नहीं, उस पर कितना रिपोर्ट किया हम लोगों ने? नहीं, मैंने कितना ऐसे कई पूरे वीडियोस देश से आपने देखे, देखा? मैंने वो कृष्ण अवतार पूरे वाले देश वीडियोस से भी आपने देखे। देखा। और मैं अभी आज जब मैं सुबह सोशल मीडिया देख रही थी तो किसी ने योगी आदित्यनाथ को भी लेकर एक डीप फेक वीडियो बनाया हुआ था, तो उसकी भी चर्चा उस पर चल रही थी। तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये मत कहिए तू डाल डाल मैं पात पात, इस पर एक बड़े विजन से सोचना होगा, इस पर एक बड़े विजन से सोचना होगा। आप कह रहे हैं, मैं इस बात पर आ रही हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, साक्षर दुग्गल है हमारे साथ, अब हम सबको उनसे समझना चाहिए। हमारे नेता हो या प्रधानमंत्री जी हो या विपक्ष का पक्ष का हो, वीडियो किसी की डिलीट नहीं होनी चाहिए अगर उसका कंटेंट गलत नहीं है, हम ये कह रहे हैं। बस लेकिन डर जिन्हें हमेशा अपना होता है, हमारा अब सोचते नहीं है। साक्षर दुग्गल हमें समझाएंगे। दुग्गल साहब, आप हमें ये बताइए कि मेटा की तरफ से जो ये दलील दी गई है कि टेक्निकल एरर था, इस वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि वो लगातार इस तरह की अपने अकाउंट पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं जो किसी भी तरह से नियमों के पक्ष में नहीं है, वो खिलाफ है। और ये कहा गया था मेटा से कि आप माफी मांग लिए। मेटा ने उनका जो अकाउंट है उन्हें वापस किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा ये नियमों के विरुद्ध है, हमने एक कार्रवाई के तौर पर इसको ब्लॉक किया है। लेकिन पीएम को लेकर वो ये कहते हैं उस वीडियो पर कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, तो इसे कैसे समझें? देखिए, आजकल माफियां बहुत सस्ती हो गई हैं और अगर पूरे मुद्दे को हम समझा जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री की वीडियो डिलीट हुई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मुद्दा कुछ और है। मेरा मुद्दा है सीसैम, मतलब आपके पेड एड्स चल रहे हैं और युवा पर क्या ये हो रहा है और आप ये क्या स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा तुझे हमने सिर्फ पैसे पे किए थे तो इसलिए हमने चला दिया। इसका मतलब आपकी फिल्ट्रेशन सिस्टम है ही नहीं। पहली बात, ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये कहीं ना कहीं बचने की एक साजिश हो रही है मेटा की तरफ से। और मुझे लगता है अभी भारत सरकार के पास बहुत ही उम्दा मौका है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बड़ी कंपनी को अखाड़े में लिया गया है और ये बताना चाहिए कि देखिए सेक्शन 79(3) आईटी एक्ट का वो सेफ हार्बर की बात करता है और वही मेटा चाहती है कि माफी मांग लें, टेक्निकल ग्लिच बोल लें और कहीं ना कहीं इस मुद्दे से बच जाएं। लेकिन आज वो मौका है कि भारत जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, वो मेटा को झटका दे सकती है कि किसी का भी अकाउंट मजाक नहीं है, किसी का डेटा मजाक नहीं है। आज प्रधानमंत्री है, कल कोई और हो सकता है, लेकिन आपने किसी का भी अकाउंट हटा दिया ये बोल के टेक्निकल ग्लिच था, ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है और ये ब्लंडर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और खासकर अभी आने वाले समय में जो अपना डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला है जिसमें AI के प्रावधान होंगे, मुझे लगता है ये जो केस स्टडी है ये बहुत महत्वपूर्ण है और अभी सही समय है बड़ी कंपनी को चेतावनी देने का। आप एक एडवाइजरी निकालिए, एक पेनल्टी दीजिए कि ये मजाक नहीं है। क्या ये और भारत के पास वो पावर है, वो बार्गेनिंग पावर भी है। साक्षर, क्या ये एल्गोरिथमिक बायस है जो हमने देखा? क्योंकि क्या ये ऐसा हो रहा है कि कंट्री वाइज, लीडर वाइज इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं और ये इस पर नजर बहुत कम गई या इसको समझा बहुत कम गया? देखिए, एल्गोरिथमिक बायस ना एक पर्दे की तरह ही कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा बड़ा मुद्दा सिंपल है, आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्गोरिथमिक बायस आएगा, लेकिन उसके प्रावधान, उसके प्रोविजंस आपके पास होने चाहिए। आज प्रधानमंत्री की वीडियो ऐसी ही डिलीट हो गई है जिसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जो उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता हो। तो मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि आज प्रधानमंत्री है, कल कोई और है, आपकी AI की गलती की वजह से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, मैसेज क्या पास कहा गया? साक्षर, ये कहा गया जो हम जिसका जिक्र पहले शुरुआत में अमित जी ने भी कर दिया था कि कंटेंट के, ये खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई जिससे अवैध कंटेंट प्रमोट हुआ और इस बात को उसने एक्सेप्ट किया। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम ये पूछें कि वो फंडिंग कहां से थी, वो कंटेंट अवैध जो था वो कौन सा था? क्योंकि देश में हमने ऐसा कई बार देखा, हालांकि सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में इस पूरे पहलू को देखा है। मैं बतौर पत्रकार, मेरा ये सवाल है, हमने देश का माहौल खराब होते भी देखा है जब ऐसे फेक वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, जब ऐसे फेक कंटेंट सर्कुलेट हुए हैं और सबसे पहले जो प्राइमरी एक्शन होता है वो ये होता है उस पूरे एरिया में इंटरनेट बंद कर दो। पुलिस ये कहती है किसी भी तरह के फेक मैसेज पर आप विश्वास ना करें, उसे सर्कुलेट ना करें। क्या ये बिल्कुल ठीक वैसा है?
देखिए थोड़ा फर्क है यहाँ पर। ये बात तो सच है कि आज भारत की बात हो रही है, लेकिन मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर लेता हूँ। True. अगर भारत आज ये कार्रवाई करता है, ये सवाल पूछता है कि उसकी फंडिंग कहां से मिली, तो ये सीमित सिर्फ भारत तक नहीं रहेगा, ये एक वर्ल्ड मैसेज है, क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज उनको पता लगेगा कि देखो आज ये भारत के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा अभी बहुत गर्म है, मौका अच्छा है कि आप मेटा को अखाड़े में लें, उनसे सवाल पूछें और उनको इतने आराम से सिर्फ माफी मांग के जाने ना दें। अमित जी, देखिए पयोधी जी, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश से मेटा 3 लाख करोड़ रुपए कमाता है और हमें टैक्स के रूप में 8,000 करोड़ रुपए देता है। और उसके बावजूद जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी वीडियो को डिलीट कर देता है 4 घंटे के लिए, 4 घंटा बहुत समय होता है, और उस संवेदनशील मुद्दे पर जिसपे कि माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों से बात कर रहे हैं, छात्रों को संवाद दे रहे हैं, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के या जो भी लोग हैं इस पर शामिल है। प्रयोदी जी, निश्चित तौर पे सरकार बहुत ही गंभीर है और सरकार इन पे जांच करेगी और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते सरकार से दोनों के पास आऊंगी। कि बिल्कुल इस पे जांच होनी चाहिए और इसके जांच के साथ साथ उन पे कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसा साक्षर जी बता रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारे पास एक अवसर है ये मेटा जैसे कंपनी को ये बताने का कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बताइएगा, ये बताना जरूरी है। और दूसरा अमित जी, बात ये भी है कि भाई आपको इंटरनल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो अधिकार हैं उन्हें भी आपको, विपक्ष को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। वो तो लगातार ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। आप देखिए ना, चाहे वत्स साहब हो या फिर राठी साहब, वो तो ये कह रहे हैं बैठकर कि जब राहुल गांधी का वीडियो डिलीट हुआ या फिर ऐसे जब मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं जिसमें उनके नेता के साथ कोई अभद्र टिप्पणियां, मजाक किया जाता है, तो उस पर कभी रोक नहीं लगती है। तो क्या एक फ्रेमवर्क इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और ऐसे मैसेज के रेगुलेशन के लिए भी करना सरकार की ही जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। सरकार ने संशोधन आ रही हूँ राठी साहब, आ रही हूँ। जी प्रोफेसर साहब बोलिए ना। मुझसे ही तो था प्रोफेसर, लेकिन बाद में विद्यार्थी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, वत्स जी को एक बहुत बड़ा दर्द है। आपने बार बार नोट किया, इन्होंने 2-3 बार एक चीज बोली कि यहां से वो जो है कंपनी इतना पैसा कमाती है। मतलब सही गलत का मतलब नहीं है इन्हें मतलब है कि पैसा कमाती है और ज्यादा पैसा ही नहीं। वो अमित जी ने बोली है, तो इनको हमारी वीडियो कैसे हटा दी? हमारी वीडियो तो हटा ही नहीं सकती थी। अनंत जी बोल रहे हैं कि हमारे नहीं, वत्स साहब ही बोल रहे थे कि यहाँ ये जो अनंत जी हाँ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सॉरी, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता अनंत जी ने बोला कि इतना पैसा हम लोग तो देते हैं और यहाँ से पैसा ये कमाती हैं और हमारा ही वीडियो हटा दिया इन्होंने। दर्द ये है, इन्हें तो ये था कि भाई राहुल गांधी जी का ये नहीं है दर्द, संवेदनशील मुद्दों पर जिस तरीके से वीडियो हटाएगा पूरा देश, नीट के खिलाफ जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा था, बच्चों को ये बताना प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे बच्चों के साथ कि यहाँ से कंपनी इतना पैसा कमाती नहीं। कहिए उन्होंने कहा कि पैसा कमाती है। मैं कह रहा हूं अगर कंपनी पैसा भी नहीं कमाती तो कौन सा वीडियो हटा सकती है? वीडियो तो तब भी नहीं हटाना चाहिए। वीडियो तो अगर कंटेंट गलत है तभी तो हटाना चाहिए ना। अगर कंटेंट गलत नहीं है तो वीडियो क्यों हटाएगी? लेकिन दुखी ने इस बात कहा है कि भाई पैसा चला गया, हम लोगों ने पैसा दे दिया, हमारी वीडियो हटा ली। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। लगभग व्हाट्सएप के 60 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इस वक्त भारत में और इंस्टाग्राम के 48 करोड़ हैं, फेसबुक के 40 करोड़ हैं। तो अगर सुनिए, अगर इतना बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा हब है इस वक्त मेटा के लिए इंडिया, और अगर इंडिया में वो इंडिया अगर उसे इतना देता है तो उसे उनके राइट्स की, हमारे अधिकारों की, आपके मेरे अधिकारों की सोशल मीडिया पर उन्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, हमें वो फ्रीडम भी देनी होगी और हमारे कंटेंट को सेव करना भी उसकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ मार्केट मिल रहा है, वो हमारी वजह से मिल रहा है, आप और हम यूज कर रहे हैं। अयोध्या जी नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये जो सरकार है सिर्फ उसी के लिए है क्या संरक्षण? ये विपक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के नेताओं के लिए नहीं है क्या? विपक्ष के नेताओं के लिए भी होना चाहिए ना बराबर अधिकार। सबके लिए प्रोफेसर साहब, ऐसा थोड़ी है। नहीं, ये दर्द तो पहले नहीं चल रहा था। आनंद अमित जी अपने काउंटर आपस में आप लोग धैर्य से फिर लड़िएगा, थोड़ी देर दूंगी, लड़ने के लिए भी दूंगी, पहले अपने काउंटर सुन लीजिए। अंश, हाँ, पहली बात तो यहाँ पे अनंत अमित जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का यहाँ पे जिक्र किया कि टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि मुझे याद है कि अमित शाह जी ने खुद सदन में बताया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये यहाँ पे कौन से टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करें तो मुझे पता नहीं। अब यहाँ पे बात आती है डीप फेक की। अरे भैया, जिनकी खुद की डिग्रियां फेक लेके जो मंत्री बनके, सांसद बनके घूम रहे हैं, वो यहाँ पे डीप फेक की बात कर रहे हैं।
चाहे निशिकांत दुबे की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर लीजिए, स्मृति ईरानी जी की बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी की बात। अरे नोटिस चला जाएगा आपको, गलत बात नहीं। हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए। एक सेकंड अनंत तमिल जी सुन लीजिए, निशिकांत जी आते हैं, आप गलत टिप्पणी मत सुन लीजिए। करिए। नहीं मैं गलत टिप्पणी नहीं कर रहा। नहीं सुन लीजिए अनंत तमिल जी, आपको प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। नहीं, आप गलत बात नहीं कर सकते। प्लीज ऐसे बीच में नहीं बोल सकते, बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। एक सेकंड, आप उनके सर्टिफिकेट को लेके पयोधी जी ये बीच में बोलेंगे फिर मैं नहीं बोलने दूंगा उनको, प्लीज। उनको मैं आपको ये कह आधार रहा हूं, देने दीजिए, वो आधार के साथ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं। आनंद जी एक बार सुन लेते हैं उनके पास क्या आधार है, बोलिए। हाँ मेरे पास ये आधार है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने डाला था, और उसके बाद जब आरटीआई से उनसे पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आपका जो है निशिकांत दुबे नाम से कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे छात्र पढ़ा था, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। इससे काफी सारी बातें हैं, चाहे स्मृति ईरानी जी की हो, स्मृति ईरानी जी को तो खुद को अपना शिक्षा मंत्रालय भी छोड़ना पड़ गया था जब उन पर आरोप लगे थे। तो बहुत सारे, प्रधानमंत्री मोदी जी का तो भाई सब लोग पढ़े ये बता दीजिए, राहुल जी कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए ये भी बता दीजिए। राहुल जी का सबको पता है, राहुल जी ने एमफिल किया है, राहुल जी ने एमफिल किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए हैं। यूनिवर्सिटी का नाम बता कैम्ब्रिज दीजिए। यूनिवर्सिटी, अरे प्रभु कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल तो दिया, अरे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल तो रहा हूं यूनिवर्सिटी को, अरे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल तो रहा हूं मैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए हैं, मैं बोल तो रहा हूं। भारत में कहां से पढ़े ये बता दीजिए ना उनको। अरे कैम्ब्रिज, जब यूनिवर्सिटी को कैम्ब्रिज गए तो मैं भारत को कहां से बोल दूं? क्या पढ़ाई करी है उन्होंने, क्या पढ़ाई करी है? एमफिल किया है, एमफिल की डिग्री किया है, एमफिल की डिग्री किया है, बता तो रहा हूं मैं, एमफिल। वो तो देश की जनता जानना चाहती है ना। अरे बोल तो रहा हूं प्रभु, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमफिल किया है उन्होंने, मैं बोल तो रहा हूं आपको, सुन लीजिए। सवाल यहाँ पे ये है कि जब इनका प्रोपेगेंडा चलता है ना सोशल मीडिया पे, आपको याद होगा 2024 में एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी जो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया से डाली गई थी कि पापा बहुत रुखवादी। फिर जो विदेश मंत्रालय उन्होंने आके बताया कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये सरकार का कथन है कि वॉरकवादी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको डिनाई करने का काम किया, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने तो उसको भरोसा कि पापा ने वॉरकवादी। अब दूसरी बात, ये राहुल जी का आलू से सोना वाला बयान था जिनके ही जो है प्रवक्ता संबित पात्रा ने चलाया था, वो क्या इसमें नहीं आता? यहाँ पे राहुल से आलू से सोना वाला बयान कि कैसे राहुल जी के बयान को आधा आधा कोट किया। आप इनके जाइए, जो इनके आईटी सेल के हेड है अमित मालविया, आप एक बार उनका सोशल मीडिया यहाँ पे लाइव चला दीजिए, आधे से ज्यादा उसमें जो है फैक्ट चेक उनको होने का काम हुआ, आधे से ज्यादा वो आईटी सेल के इनके सरगना है। तो यहाँ पे जब फैक्ट चेक की बात होती है ना, तो आपको यहाँ पे हर एक बात पे बात करनी थी। डीप फेक के ऊपर यहाँ पे जनता के वीडियो डिलीट हो रहे हैं, लेकिन इनके ऑफिशियल हैंडल से वीडियो डिलीट एक बार भी नहीं हुआ है। सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप एक इतना सारा पैसा जो है आप खर्च करते हो, उसके बाद आपके हिसाब से जब बातें सोशल मीडिया पे नहीं चलती, आपसे जनता सवाल पूछ लेती है तो आप डिलीट कर देते हो। मैं बताता हूँ गिनती करके, आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन के समय पे किसानों ने इनसे सरकार से सवाल पूछे, सारे किसान जो आए थे सरकार से मिलने के डेलीगेशन के अकाउंट्स को होल्ड करने का काम कर दिया था, बैन कर दिया था सरकार ने। यानी जो किसान नेता से सरकार मिल रही है उन्हीं किसान नेता के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, यानी जो छात्रों से आप मिलते हैं उन्हीं छात्रों के अकाउंट को ब्लॉक होल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आप इनसे अडानी के मामले पे सवाल पूछ लिया जाता है सोशल मीडिया पे, तो जो है सरकार डिलीट कर देती है, नहीं अडानी पे सवाल नहीं पूछना। आप इनसे सरकार से सवाल पूछ लिया कि भाई भ्रष्टाचार पे कैसे जो गिर रहा है, वीडियो डिलीट हो जाता है, नहीं सवाल नहीं पूछना। तो यहाँ पे सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया कि अरे भाई जो व्यक्ति हमारी आलोचना कर रहा है उस वीडियो को क्यों डिलीट कर रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, ये पूरा शो यहाँ पे बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 4 घंटे वीडियो डिलीट हो गया। कभी इस बात पे चर्चा किया है कि मध्य प्रदेश की विदिशा, जहां से खुद जो है केंद्रीय जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वहां से लोकसभा सांसद है, जो इतने साल से मुख्यमंत्री रहे, वहां पे आपने शिक्षा का क्या स्तर है कि लोगों को जो है ऐसे पानी की टंकी से जो कूद के जाना पड़े बच्चों को, इस पर आपने कभी चर्चा की है? बीजेपी के प्रवक्ता ने कभी इस पर यहाँ पे एक शब्द भी बोला है? यहाँ पे 4 घंटे के लिए झारखंड में आपकी सरकार है, झारखंड में पिछले 12 दिन से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कभी कुछ बोलेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, आपने यहाँ पे चर्चा किया अनंत अमित जी, वो नीले आसमान के नीचे बैठे हुए आपकी सरकार है झारखंड में, 12 दिन से आपका राहुल गांधी जाएगा इस्तीफा देंगे क्या? झारखंड में बोलता हूँ, सुनो अनंत अमित जी, झारखंड पे सुनिए ना, झारखंड पे सुनिए, झारखंड पे सुनिए, जवाब तो सुनिए, झारखंड पे जवाब बच्चे बैठे हुए हैं, अरे प्रभु झारखंड पे जवाब तो सुनिए, अनंत अमित जी झारखंड पे जवाब सुनिए, बोलिए झारखंड, अरे झारखंड पे जवाब बोलिए। अब झारखंड पे सवाल सुनते हैं। इन्होंने पूछा कि राहुल गांधी जी झारखंड कब जाएंगे? राहुल गांधी जी तो जनता मंत्र भी नहीं गए, तो क्या राहुल गांधी जी ने पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाया? तो राहुल गांधी जी का जवाब कब देंगे? प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, दबाव बता रहा हूँ, दबाव बता रहा हूँ, मैं दबाव बता रहा हूँ, अब दबाव तो सुनिए, अरे प्रभु दबाव तो सुनिए, दबाव सुनिए, दबाव सुनिए, बाहर धरना पर कब बैठेंगे? बता दीजिए, डेट बता दीजिए। बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन के आवास के बाहर, अरे वही बता रहा हूँ,
अरे वही बता रहा हूँ, सुन तो लो, वही बता रहा हूँ कि कब बैठेंगे राहुल गांधी जी। अब बताओ, अब मैं वही बता रहा हूँ। एनएसयूए का प्रेसिडेंट कल बिहार में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन झारखंड एक मिनट में दिखाता हूँ, विनोद झाकर नहीं, विनोद झाकर गए थे, का प्रेसिडेंट विनोद झाकर का मैं भी दिखाता हूँ, विनोद झाकर कल गए थे, झारखंड क्या इस देश का विनोद नहीं है झाकर जी क्या? कल गए थे, अच्छा, झारखंड गए थे विनोद झाकर जी, पता अंश, लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आप लोग इस मुद्दे को इधर लाए हैं। सुनिए अंश, सुनिए, एक सेकंड, ये इन्होंने सवाल झूठ तो बोला, पूछा झूठ जा बोला रहा है, इन्होंने, या फिर यहाँ पर भी वही होगा जो कर्नाटक नहीं, में खरगे ने कहा, मल्लिकार्जुन खरगे के नहीं, बेटे ने कहा, 25 दिन के बाद लागू पड़ेगी, उसके उसी का बाद इंतजार झारखंड में नहीं, किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला, पयोधी जी इन्होंने एक झूठ बोला, इन्होंने बोला कि विनोद झाकर बिहार गए लेकिन यहाँ नहीं गए। ये विनोद झाकर का कल का ट्वीट है, वो कल वहां पे प्रदर्शन पे बैठे छात्रों के साथ झारखंड में कल वहां पे गए थे एनएसयूआई के, तो विनोद झाकर जी चले गए। अब यहाँ पे बात इन्होंने पूछी कांग्रेस को लेके, तो मैं आपको कांग्रेस का मैं सारा बताता हूँ। जब छात्र पहली बार प्रदर्शन पे बैठे थे, उसी के 24 घंटे के अंतर्गत हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पे गए, जो सरकार में वहां पे विधायक भी है, मंत्री भी है, वो वहां पे गए। अरे आप यहाँ ये कह रहे हैं, अंश दो बातें कर रहे हैं, मेरा काउंटर सुनिए, ठीक है मैं आ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं हमारे नेता गए, यहाँ पर इस्तीफा भी हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, फिर भी आप कह रहे हैं कि अब अमित शाह के अलावा किसी और को सदन में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चर्चा इसलिए नहीं कर रहे। डबल स्टैंडर्ड तो आप लोगों का सामने आ रहा है। आप कह रहे हैं झारखंड में हमारे नेता चले गए, राहुल गांधी नहीं गए तो क्या हो गया? यहाँ से तो उनका समर्थन है, वहां पर भी जाके देखिए, यहाँ पर भी राहुल गांधी जंतर मंतर पर उस दिन गए जब उन्हें लगा कि यहाँ पर उनका आप लोगों का जो पूरा प्रदर्शन था वो सफल रहा। ऐसा नहीं है कि नहीं गए, अब आप इसी में फंस जाएंगे, फिर ये मत करिएगा। नहीं, एक सेकंड, नहीं, पहली बात तो आपने यहाँ पे कहा कि भाई हमारा डबल स्टैंडर्ड। पहली बात मुझे आप एक चीज बता दीजिए, आ रही हूँ राठी साहब आप ही के पास। एक सेकंड राठी साहब, और सरकार की मुझे यहाँ पे आप या फिर अनंत अमित जी कोई भी एक कार्रवाई बता दे जो प्रदर्शन से पहले, जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ उससे पहले सरकार ने कार्रवाई की हो, एक कार्रवाई बता दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे छात्रों के प्रदर्शन से पहले की झारखंड में जो कार्रवाई मैं गिना सकता हूँ। मैं आपसे ये सुनिए, ना मैं उधर जाने नहीं दूंगी। अंशवत, ये सवाल मैं पूछूंगी अनंत अमित से। सुनिए, ये सवाल मैं पूछूंगी, आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ इतना बताइए, अपना जवाब दीजिए। आप ये बताइए राहुल गांधी कब जा रहे हैं झारखंड? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, अब मुझे आप एक चीज बता दीजिए। राहुल, हाँ उसी का जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी का आप एक वीडियो दिखा दीजिए जो जनता मंतर पे गए हो, लेकिन वो नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने, लेकिन छात्रों का उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही, अनंत जी आपसे भी लूंगी सवाल में, पार्टी नहीं उठा रही। अरे राठी साहब हाथ उठा रहे हैं, सुनिए अंश, सुनिए, इधर उधर जाना ही नहीं है। मैं कह रही हूँ हो गया ना वहां, नहीं गए थे, चलिए कोई बात नहीं, अब सीख ले ली होगी, ठीक है। क्या झारखंड के छात्रों से उन्हें लगाव नहीं है? क्या झारखंड के जो छात्र वहां पर अपनी मांगों के लिए बैठे हैं? नहीं हो तो मुझे बताइए ना, झारखंड में कार्रवाई नहीं हो तो बताइए ना, झारखड में कार्रवाई हुई है बताइए ना, क्या कार्रवाई हुई है? वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। वहां पे जो जीपीएससी का जो चेयरमैन थे उनका हमने इस्तीफा करवाया, उनको अरेस्ट भी किया, और जो वहां पे गलत अरेस्ट नहीं हुआ ख्यांगते भाई, अरे ख्यांगते अरेस्ट नहीं हुआ है, पूछताछ करते हो, सीआईडी जांच कर रही है ना, वो आपकी स्टेट की पुलिस है, स्टेट की पुलिस जांच कर रही है ना। छात्रों का डिमांड ये है कि सीबीआई जांच हो, सेंट्रल एजेंसी जांच करे, दोबारा परीक्षा हो, दोबारा एग्जाम हो, छात्र मांग क्या रहे हैं? वापस मुद्दे पर राठी साहब, अनंत अमित जी जो आपका गठबंधन है, आपके गठबंधन के जो मैं आपके पास आ रही हूँ, आखिर में 2-3 सवाल है महत्वपूर्ण जो मुझे लेने, ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाए कि इसको लेकर क्या फ्रेमवर्क है। राठी साहब पहले आप अपनी बात कीजिए। Only 5 seconds, I'm saying. Only 5 seconds. अब आऊंगी मैं, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, अंश बहुत देर से बोल रहे हैं, थोड़ा धैर्य भी रखिए। राठी साहब बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैं इसे बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं बनाना चाहती हूँ, प्लीज राठी साहब। नहीं, उन्होंने झूठ परोसा तो मैं झूठ का बता तो दूं। देखिए अभी समय आएगा तब बताइएगा, बहुत देर से बता रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। जब से राठी साहब, पयोधी जी, जब से भगवान राम के घर में चोरी हुई है तब से इनके प्रवक्ताओं ने एक नई चीज सीखी है। हम लोग डिबेट पे सुनते रहते हैं, जैसे नहीं, मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा, लेकिन एक नई चीज इन्होंने शुरू करी है, कहते हैं कि अगर ये बोलोगे नोटिस दे देंगे हम तुम्हारे घर में पुलिस भेज देंगे, वकील आ जाएगा। अरे इन नोटिसों से कोई नहीं डरता, जो बात बोल रहे हैं वो हम लोग बोलेंगे, एक बात। दूसरी बात, जो नीट का मुद्दा था उसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल थे, ये देशव्यापी मुद्दा था। अब जब इसको उठाया और इनका इस्तीफा हो गया तो इन्होंने कहा देखिए उस राज्य में भी हो रहा, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन एक बात बताऊं मैं, राठी साहब सवाल आपसे भी पूछा जाएगा,
राठी साहब एक काउंटर ले लीजिए, फिर पूरा बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, फिर नहीं रोकूंगी आपको, बस एक काउंटर ले लीजिए मेरा। अनंत अमित जी 1 मिनट रुक जाइए। अनंत अमित जी, राज्य जब बना तो आदिवासी और पिछड़ों के लिए राज्य बना ना। अनंत अमित जी 1 मिनट आप भी रुक जाइए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। राठी साहब मेरा काउंटर सिर्फ इतना है, इसी बात पर मेरा काउंटर है। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करने वालों में से हूं नहीं। मैं ये कह रही थी कि मैं अभी राहुल जी के बारे में पूछ रही थी, अखिलेश जी भी कंधे से कंधा मिला रहे थे राहुल गांधी के, जब प्रदर्शन करने वो गए थे। तो झारखंड के छात्रों से तो उन्हें भी बड़ी मोहब्बत होगी, वो भी युवा राजनीति से उपजे नेता हैं, उन्हें भी उनकी चिंता होगी। तो अखिलेश यादव का भी तो फिर कोई स्टैंड होगा, या सिर्फ दिल्ली तक ही, सदन के बाहर तक, मकर द्वार तक ही सीमित है? देखिए, हमारा यह है कि सरकार कोई भी हो, अगर वहां बच्चे बैठे हैं तो जल्दी से जल्दी जो भी सुटेबल मेजर्स हैं वो लेने चाहिए और उनकी समस्या को सुलझाना चाहिए, सरकार कोई भी हो। लेकिन उसमें एक नाम और भी तो ऐड कीजिए ना। आप सिर्फ झारखंड पंजाब इधर क्यों भागते हैं? उत्तर प्रदेश का नाम ऐड नहीं करेंगे? यहाँ गृह मंत्रालय जो है वो 25 विभाग मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम होता है वो नहीं के अंडर आता? वो 3 बार लिखुआ। योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्या? ठीक है, इसको मैं जवाब दूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रही हूं बीच में। एक बड़ी खबर आ रही है, संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। चढ़ावा चोरी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष के दूसरे सांसद भी शामिल हैं। चढ़ावा चोरी पर जांच की मांग कर रहा है विपक्ष। तो ये बड़ी खबर, आप देखिए तस्वीरें एक बार फिर से, रोज मकर द्वार से ये तस्वीरें, जहां अलग अलग बैनर तख्ती लिए। आज बारिश पूरे दिल्ली एनसीआर में झमाझम हो रही है। छाता हाथ में पकड़े, एक हाथ में ये तख्ती लिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का संसद के बाहर ये प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें। अमित शाह का फोटो इस पोस्टर में लगा हुआ है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आज एक बार फिर मकर द्वार पर, तमाम सांसद इस मामले में जांच की मांग करते हैं। चलिए वापस चर्चा पर लौटते हैं। जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी, आप देखिए जांच तो चल ही रही है, लेकिन राठी साहब, लेकिन क्योंकि अब चर्चा तो हो नहीं रही है वहां पर, आप लोग सोचिए ना, सब कुछ तो सदन के भीतर ही होना चाहिए था, और वहीं होना ठीक भी है। अच्छा, एक बात बताइए, तो सदन के भीतर अमित शाह जी क्यों नहीं आना चाहते? वो तो 2-2 घंटे बोलते थे, ऐसे ऐसे धमकाते थे विपक्ष के नेताओं की, चुप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अभी आने में दिक्कत क्या है? आप ये देखिए, मैं बता दूं, बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। पैलेट गन तो अभी कश्मीर में भी बैन कर दिया इन्होंने, और पैलेट गन आकर के दिल्ली में चल रही है। पैलेट गन से ये आतंकवादी थे क्या? आप बताइए, आतंकवादी थे क्या बच्चे? पैलेट गन चल रही है, आप छोड़ दी जा रही है। मतलब एक कार्टिज में 600 पैलेट होते हैं। आनंद जी जवाब दीजिए इस पर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक कार्टिज में 600। ठीक है राठी साहब, जवाब दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, FCRA लेकर आ रहे हैं ना, ये कोई दिखेंगे नहीं हाउस के अंदर, चिंता मत करिए। दिन से गायब होने के बाद 48 अब आ रहे हैं। 48 घंटे में मतलब विपक्ष अपने की घर में नींद खराब होने घुसने वाली के है। बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने घर में जो बैठे हैं दम आ गए। वाह भाई वाह। की भी नींद खराब है। मतलब ये पता है कि अमित शाह जी की धमकी दी है, महिला छात्रों के उत्तर का जवाब नहीं देना। आपको यहाँ पे मतलब चीजों को लेकर क्योंकि वो आप लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को झारखंड के छात्रों की चिंता नहीं है। तो सवाल आपके अपने अपने हैं। लेकिन साक्षर दुग्गल, जिस मुद्दे पर हम यहाँ चाह रहे थे कि एक फ्रेमवर्क पर बात हो जाए, वो यही है कि क्या आपको लगता है कि एल्गोरिदम पर और जो ये कंटेंट मॉडरेशन है, इस पर अब भारत को अपनी भी नजर रखनी होगी, अपनी तरीके से अपनी कोई नीति बनानी होगी? बिल्कुल नीति बनानी ही होगी, और अब समय आ चुका है। क्योंकि देखिए, अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कंपनीज अपनी मनमानी कर रही हैं। ये आज एग्जांपल है, आज माफी दे देंगे, कल कुछ और नया मुद्दा हो जाएगा। और जैसे जैसे AI बढ़ रहा है, हम डीप फेक वॉइस क्लोनिंग की बात करते हैं, कंपनीज के पास बहुत सारे बहाने रहेंगे, कुछ ना कुछ ग्लिच, कभी डीप फेक, कभी एल्गोरिथमिक बायस। तो आज मुझे लगता है भारत के पास वो मौका है। इनफैक्ट हम लोग खुद भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, जहां हम एक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि कैसे बड़ी कंपनीज को, डेवलपर्स को, और खासकर जो जनता है, सबकी एक अकाउंटेबिलिटी है, सबकी जिम्मेदारी है AI के जमाने में। क्योंकि इसलिए साक्षर, VIP का जो कंटेंट है, अगर उसमें किसी भी तरह का जो सेफगार्ड है वो काम नहीं करता है, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो आप सोचिए, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री आप मान लीजिए, अगर ऐसे उनके किसी भी कंटेंट के साथ ऐसे छेड़खानी होती है, तो फिर सेफगार्ड का मतलब क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है? मैं भाई तो कह रहा हूं, इन्होंने सेफगार्ड को मजाक बना दिया, इनका फिल्टर है ही नहीं। आप किसी प्रधानमंत्री की वीडियो डिलीट कर देते हैं, आप CSAM आपका वो फिल्ट्रेशन देख नहीं पाता क्योंकि पैसे पे कर रखे हैं। तो ये मेटा की बात हो रही है, ये कोई लोकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये कोई मध्यस्थ नहीं है जी। बिल्कुल, ये कोई मध्यस्थ नहीं है। आप किसी प्रधानमंत्री की वीडियो डिलीट कर देते हैं, आप CSAM आपका वो फिल्ट्रेशन देख नहीं पाता क्योंकि पैसे पे कर रखे हैं। तो ये मेटा की बात हो रही है, ये कोई लोकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। जी
तो वही बात है कि आज मेटा का ये ब्लंडर हुआ है और ये ब्लंडर को हमारे पास मौका है। देखिए दुनिया में कहीं भी हो सकता था, आज ये भारत में हुआ है, सबसे बड़ी मार्केट है मेटा की, तो हमारे पास बार्गेनिंग पावर भी है, मेटा को ये मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी है। और मेरी बात मानिए, मेटा वो सुनेगा भी, क्योंकि मेटा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत की मार्केट उसके हाथ से छिन जाए। बिल्कुल। देखिए एक छोटा सा एक आंकड़ा है जो मैं बता रही हूं, उस पर मुझे 10-10 सेकंड का आप तीनों से एक रिएक्शन लेना है। डेटा तो बहुत बड़ा है, बस एक आकलन इसमें आप कीजिएगा, राजनीतिक चश्मे से ऊपर उठकर इसको देखिएगा। 2013 दंगे की अगर मैं बात करती हूं मुजफ्फरनगर की, तो एक पुराना और भ्रामक वीडियो था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें तनाव बढ़ा और हम सबने देखा क्या क्या हुआ। मसले के अलावा 2017 से 18 के बीच में व्हाट्सएप अफवाहों के चलते ये जो सर्कुलेशन होता है, इसमें बच्चों के अपहरण जैसे झूठी अफवाह चली, इसमें कई लोगों की लिंचिंग के मामले सामने आए, लगभग 23 लोगों की इस दौरान मॉब लिंचिंग हुई, जिनकी मौत हुई है इसमें। और हाल ही के सालों में कई पुलिस रिपोर्ट्स जो सामने आई, उसमें यह दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर कई जगह पर हिंसा हुई है, सांप्रदायिक तनाव वहां पर बढ़ा है और माहौल खराब हुआ है। तो क्या इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष अगर ये भूल जाए कि यहां पर आप अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे को आपको आगे बढ़ाना है, क्या एक सुर में एक फ्रेमवर्क नहीं चाहते हैं आप लोग? राठी साहब आपसे शुरू करिए, 10-10 सेकंड में आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, एब्यूजिव नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो चाहे किसी का भी है, सरकार का हो विपक्ष का हो, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि विपक्ष के नेता है उनको डिलीट कर दें, हटा दें, और जो पक्ष है सरकार है वो कुछ भी फेक न्यूज चलाए। सबके लिए बराबर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर कंटेंट सही है तो किसी की वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए, सबको एक नजर से देखा जाना चाहिए। जी, आपका मेरा सवाल मेरे से है जी। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जैसा राठी साहब ने कहा कि कोई भी कंटेंट जो है अगर उसमें अशब्द होते हैं या कोई भी ऐसा गलत चीज होता है तो उसमें जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आप वीडियो के आधार पे दंगों की बात करें तो फिर दंगों के हिसाब से तो फिर भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए, आधे से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे आधे से ज्यादा उनके केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए जिन पे जो है संगीन आरोप है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनके जो मंत्रिमंडल का गठन उसमें 33% ऐसे मंत्री हैं जिन पे संगीन आरोप है, तो यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कार्रवाई होती है सब जो है निष्पक्ष होनी चाहिए और सबको बराबर के तराजू में तोल के होना चाहिए। आधे से ज्यादा इनके सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए, 47 सांसद इनके ऐसे हैं जिन पे संगीन आरोप है, तो बराबर तो सब चीज पे होना चाहिए। आप कहते हो कि भाई जो तो फिर ये आप अपने सांसदों पर भी लागू करेंगे, मतलब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं जवाब दे देता हूं, आप अपने सांसदों पर भी लागू करने की बात कर रहे हैं ना अंश, फिर सभी पर होना चाहिए। जितने भी प्रतिनिधि संसद में चुनकर गए हैं, अमर्यादित भाषा, गलत कंटेंट, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। फिर वो समाजवादी पार्टी के हो, वो कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो। वही बता ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनंता जी 10 सेकंड समय नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड जल्दी से। आपके सवाल कुछ और थे, कांग्रेस के पिछले जवाब कुछ और दिया, तो मैं इनके सवालों से जवाब पे आपके प्रश्नों के जवाब बहुत छोटा संक्षेप में रखिएगा। इस देश की सबसे बूढ़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो पूछा कि कैसे अमित शाह ने लोकसभा में गाली बकने का काम किया, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तमाम लोग गृह मंत्री है करोड़ घोटाले पे। चलिए मैं माफी चाहती हूँ, समय की बहुत कमी थी, लेकिन आप लोगों को मेरी पूरी उम्मीद है कि अपना अपना पक्ष रखने के लिए समय मिला।